हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक बाकी जो एनसीईआरटी, आईसीएसई की जो फेमस राइटर्स की जो बुक्स हैं वो सारी केटर की जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है लाइक एनटीपी, एनटीएससी या यूपीएससी, इन सारी की भी प्रिपरेशन, ओलंपियाड की प्रिपरेशन आपको मिलेगी। एकदम सारा कंटेंट आपको मिलेगा यहाँ मैग्नेट ब्रेन्स पे। सो डू नॉट वरी एंड द बेस्ट न्यूज़ इज दैट एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर फ्री। आपको किसी भी तरीके के पेड सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है ही नहीं। तो अब आप ये सारी वीडियोस या तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो या मैग्नेट ब्रेन्स का जो अपना एप्लीकेशन है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और ये सारा कंटेंट आपके लिए तुरंत अवेलेबल हो जाएगा। नाउ ऑन दिस नोट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्लास 6 एंगेजिंग इंग्लिश चैप्टर 1. What is the name of the chapter here? The name of the chapter is Owls in the Family. फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे राइटर के बारे में। Who is the author? The author is Ruskin Bond, one of the most loved authors, especially children books की जब बात होती है, so he is literally loved all over the world. Ruskin Bond is a British Indian author best known for his short stories set in the Himalayan towns. रस्किन बॉन्ड जो हैं वो सबसे ज़्यादा किस लिए जाने जाते हैं? उनकी जो वो शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं, स्पेशली ये सारी स्टोरीज जो होती है ये हिमालयन टाउन्स में बेस्ड होती हैं। सो ही इज़ एन ब्रिटिश इंडियन ऑथर. His first novel, The Room on the Roof, written when he was 17, won the John Llewellyn Rhys Memorial Prize. तो उनकी जो फर्स्ट नॉवल थी The Room on the Roof, ये उन्होंने कब लिखी थी? जब वो सिर्फ 17 ईयर्स के थे और उसके लिए उनको एक प्राइज़ मिला था विच वॉज जॉन लेवलिन रिस मेमोरियल प्राइज. He received the Sahitya Academy Award for his collection of short stories, Our Trees Still Grow in Dehra. So उसके बाद इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। किसके लिए? इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज का बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज का इनका कलेक्शन था जिसका नाम था Our Trees Still Grow in Dehra. सो रस्किन बॉन्ड ने ये स्टोरी लिखी है। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले एक छोटा सा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। डू यू हैव अ पेट ऑफ योर ओन? क्या आपके घर में कोई पेट है? लाइक यू माइट हैव अ डॉग और अ कैट और अ पैरट. डू यू हैव अ पेट? मोस्ट ऑफ अस थिंक ऑफ अ डॉग और अ कैट व्हेन वी वांट अ पेट. सब लोग यही सोचते हैं ना, अजगर तो पालने के बारे में कोई सोचता नहीं है. नोबडी सेज कि नहीं मैं चाहता हूँ एक एलिफेंट को अपना पेट एनिमल बनाऊँ. ऐसा होता नहीं है ना. यूजुअली वी टॉक अबाउट अ कैट और अ लाइक डॉग. Read a story in which two unusual pets enter a kind and loving household. अब हम एक ऐसी स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसमें दो बहुत अनयूजुअल स्ट्रेंज पेट्स जो होते हैं एक बहुत ही प्यार भरे केयरिंग हाउसहोल्ड का एक पार्ट बन जाते हैं. सो शैल वी बिगिन आवर स्टोरी? चलिए. One morning we found a full-fledged baby spotted owlet on the ground by the veranda steps. एक मॉर्निंग, अब ये जो हमारे नरेटर हैं वो क्या बोल रहे हैं कि एक सुबह क्या हुआ? वी फाउंड अ फुल फ्लेजेड बेबी स्पॉटेड आउलेट. फुल फ्लेजेड मतलब पूरे, जिसके पूरे विंग्स ग्रो हो चुके थे. मतलब इट वॉज नॉट एकदम न्यू बॉर्न बेबी, उसके पूरे विंग्स ग्रो हो चुके थे. सो अ फुल फ्लेजेड बेबी स्पॉटेड आउलेट, वो एक स्पॉटेड आउलेट था. आउलेट ऑन द ग्राउंड बाय द वरांडा स्टेप्स. तो वरांडा की जो सीढ़ियाँ थी उसके ऊपर हमें एक छोटा सा कौन मिला? एक बेबी आउलेट मिला. When grandfather picked it up, it hissed and clacked its bill. But after a meal of raw meat and water, settled down for the day under my bed. जब ग्रैंडफादर ने उसको उठाया, मतलब ऑफ कोर्स वो जो था वो कहीं से गिर गया होगा, तो ग्रैंडफादर ने जब उसे उठाया तो उसने हिस किया, मतलब एक साउंड प्रोड्यूस किया हिस वाला. एंड क्लैक्ड इट्स बिल. क्लैक्ड इट्स बिल. अब यहाँ पे आप देख लो कि ये जो ये आउल के पार्ट्स होते हैं, सो दिस, ये जो उसकी चोंच वाला जो पार्ट होता है इसे कहते हैं हम बिल. इसे हम क्या कहते हैं? बिल. सो क्लैक्ड इट्स बिल. क्लैक्ड मतलब क्या होता है? अपनी बिल से एक शार्प साउंड बनाया उसने, एक कट कट करके उसने एक शार्प साउंड बनाया. लेकिन जैसे उसको रॉ मीट और वाटर दिया खाने के लिए, उसके बाद वो गहरी नींद में हमारे नरेटर के बेड के नीचे सो गया. The spotted owlet, even when full grown, is only the size of a myna and has none of the sinister appearances of the larger owls.
अब यहाँ पे वो स्पॉटेड आउल्स के बारे में बता रहे हैं कि स्पॉटेड आउल्स जो होते हैं जब वो फुल्ली ग्रोन हो जाते हैं सॉरी, तो जो स्पॉटेड आउल्स होते हैं जब वो पूरे बड़े हो जाते हैं, तो नॉर्मली आपने देखा होगा आउल्स काफ़ी बड़े हो जाते हैं, लेकिन ये स्पॉटेड आउल्स की जो वैरायटी होती है इसमें पूरे ग्रो होने के बाद भी वो एक मैना के साइज के ही रहते हैं एंड हैज़ नन ऑफ द सिनिस्टर अपीयरेंसेस ऑफ द लार्जर आउल्स। सिनिस्टर का मतलब होता है इविल और डेंजरस। अब जब आप किसी बड़े से आउल को देखोगे तो उसके फेस पे बहुत ही डेंजरस सा अपीयरेंस होता है, लेकिन ये जो हमारे स्पॉटेड आउल्स होते हैं ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं दिखते, उनके फेस में कहीं से कहीं तक कोई सिनिस्टर अपीयरेंस नहीं होता। A pair of them may often be found in an old mango or tamarind tree, and by tapping on the tree trunk, you may be able to persuade the bird to show an inquiring face at the entrance to its hole. तो अब ये जो आउलेट्स होते हैं, स्पॉटेड आउलेट्स होते हैं, इनके जो पैर हैं ये आपको कहाँ मिल सकते हैं? किसी बहुत पुराने से मैंगो ट्री में या किसी पुराने से इमली का जो पेड़ होता है उसमें मिल सकते हैं आपको। और अगर आप टैप करोगे, टैप मतलब क्या होता है? एक तरीके से मारना, धीरे धीरे स्ट्राइक करना। अगर आप ट्री का जो ट्रंक होता है, उसका जो पेड़ का जो तना होता है, अगर उस पर आप टैप करोगे तो शायद यू विल बी एबल टू परसुएड, मतलब आप बर्ड्स को कन्विंस कर पाओगे कि वो आपको आके अपनी एक झलक दिखा जाएं, यू नो, टू शो एन इंक्वायरिंग फेस एट द एंट्रेंस टू इट्स होल। तो जिस होल में जहाँ उनका नेस्ट होता है वहाँ से आके वो एक बार झांक के चले जाएंगे, कौन हो, क्यों आप इस तरीके से टैप कर रहे हो, तो ये एक इंक्वायरिंग फेस दिखा के वो चले जाएंगे। The bird is not normally afraid of man, nor it is strictly a night bird. अब ये जो spotted owlet के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि ये लोग ह्यूमन से कोई ज़्यादा डरते नहीं हैं, दे आर लाइक फ्रेंडली। प्लस ये एक स्ट्रिक्टली नाइट बर्ड नहीं होते, जैसे आउल्स हमें पता है ये नॉक्टर्नल होते हैं, ये जो हैं ये पूरे दिन भर सोते हैं और रात में जागते हैं, लेकिन जो स्पॉटेड आउलेट्स होते हैं इनके साथ ऐसा नहीं होता, दे आर नॉट स्ट्रिक्टली नाइट बर्ड्स बट इट प्रेफर्स टू स्टे एट होम ड्यूरिंग द डे एज इट इज समटाइम्स अटैक्ड बाय अदर बर्ड्स हु कंसिडर ऑल आउल्स एज देयर एनिमीज। तो क्यों, वैसे तो ये नॉर्मली जो है नाइट बर्ड्स नहीं होते, लेकिन उसके बाद भी ये प्रेफर करते हैं कि डे के टाइम पे घर के अंदर ही रहें। क्यों? क्योंकि जो बाकी के जो बर्ड्स होते हैं, जो बाकी के क्रिएचर्स होते हैं, जिन्हें लगता है कि सारे आउल्स उनके लिए खतरा हैं, वो इन पे अटैक कर सकते हैं अगर दिन के टाइम ये बाहर निकले, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, दिन के टाइम घर के अंदर रहना ही प्रेफर करते हैं। The little owlet was quite happy under my bed. अब ये जो little owlet था वो मेरे बेड के नीचे काफ़ी comfortable था। The following day, a second owlet was found in almost the same place on the veranda, and then we did realize that where the rainwater pipe emerged through the roof, there was a rough sort of nest from which the birds had fallen. अगले दिन क्या हुआ? सेम सेकेंड डे एक छोटा सा एक और आउलेट था जो ऑलमोस्ट उसी प्लेस पे हमें गिरा हुआ मिला। तब हमने रियलाइज़ किया कि जो रेन वाटर पाइप जहाँ से जा रहा था वहाँ शायद एक नेस्ट था जहाँ से दोनों जो छोटे छोटे बर्ड्स थे ये गिर गए थे, फ्रॉम विच द बर्ड्स हैड फॉलन। वी टुक द सेकेंड यंग आउल टू जॉइन द फर्स्ट एंड फेड देम बोथ। हमने वो दूसरे आउल को भी लिया, दोनों को एक साथ रखा और दोनों को खाने के लिए रॉ मीट और पानी दिया। When I went to the bed, they were on the ledge just inside the mosquito netting, and late in the night their mother found them there. तो जैसे ही मैं अपने बेड की तरफ गया, they were on the ledge, मतलब वो वहाँ पे शेल्फ पे थे, just inside the mosquito netting, and मतलब मॉस्किटो नेटिंग के अंदर में थे, एकदम शेल्फ पे किनारे पे थे, और later in the night उनकी मदर ने उन्हें फाइंड कर लिया। From outside she crooned and gurgled for a long time, and in the morning I found that she had left a mouse with its tail tucked through the mosquito net. अब क्या हुआ, बाहर से अब वो आवाज़ निकाल रही थी क्योंकि उसके दोनों बच्चे मॉस्किटो नेट के अंदर थे। So she crooned and gurgled. crooned मतलब उसने धीरे से, it sang softly, and gurgled का मतलब होता है उसने एक hollow bubbling sound निकाला। So as if she was calling them. एंड इन द मॉर्निंग व्हाट डिड द राइटर, जो हमारे नरेटर थे, उन्होंने क्या देखा कि मॉस्किटो नेट के पास में उसने एक मरा हुआ चूहा रखा हुआ है। सो दैट मतलब एक तरीके से वो ये चाहती कि उसके बच्चे भूखे ना रहें, तो वो उसके लिए खाना छोड़ के गई है। ऑब्वियसली शी प्लेस नो रिलायंस ऑन मी एज अ फोस्टर पेरेंट,
सो ऑब्वियसली अब यहाँ पे राइटर क्या बोल रहा है कि देखो उसको मुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि राइट नाउ हु एम आई एम टेकिंग केयर ऑफ द आउलेट्स। तो एक तरीके से मैं उनका फोस्टर पेरेंट हुआ। फोस्टर पेरेंट मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ अनदर पर्सन्स चाइल्ड। मतलब जैसे कि मैं किसी दूसरे के बच्चे का अगर ख्याल रख रही हूँ तो मैं एक फोस्टर पेरेंट हूँ। तो यहाँ पे उसने बोला ऑब्वियसली उसको मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं था एज अ फोस्टर पेरेंट। द यंग बर्ड्स thrived, and 10 days later at dawn, grandfather and I took them into the garden to release them. अब ये जो यंग बर्ड्स थे अच्छा खा रहे थे, खेल रहे थे, तो ये बहुत जल्दी नरिश कर गए। थ्राइव का क्या मतलब होता है? काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए, काफ़ी हेल्दी हो गए। और 10 दिन बाद ग्रैंडफादर ने और नरेटर ने क्या किया, उनको लिया और गार्डन के एज पे रख दिया उनको फ्री करने के लिए। I had placed one on a branch of the mango tree and was stooping to pick up the other. मैंने एक को मैंगो ट्री के ब्रांच पे रखा और स्टूप कर रहा था, झुक के दूसरे को जब मैं ले रहा था, when I received quite a heavy blow on the back of my head. तब मुझे ऐसा लगा पीछे से किसी ने जोर से मुझे मेरे बैक ऑफ द हेड पे मारा। A second or two later, the mother owl swooped at grandfather, but he was agile enough to duck out of its way. थोड़ी बस 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के बाद जो मदर आउल थी उसने ग्रैंडफादर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन ग्रैंडफादर बहुत अजाइल थे। अजाइल का मतलब होता है बहुत क्विकली मूव कर लेना। तो उन्होंने तुरंत डक किया, मतलब वो झुक गए और अपने आप को बचा लिया। क्विकली आई प्लेस द सेकेंड आउल अंडर द मैंगो ट्री। फिर मैंने दूसरे आउल को भी मैंगो ट्री के नीचे रख दिया। Then from a safe distance we watched the mother fly down and led her offspring into the long grass at the edge of the garden. अब उसके बाद क्या हुआ, हम एक सेफ डिस्टेंस से क्या देख रहे थे कि मदर जो थी वो गई और उसने अपने दोनों बच्चों को जो है अपने पीछे पीछे फॉलो करने को बोला, और वो लोग एक गार्डन में जहाँ बहुत सारी ग्रास थी उसके एज में अंदर चले गए। We thought she would take her family away from our rather strange household. But next morning, on coming out of my room, I found 2 young owls standing on the wall just outside the door. अब वी थॉट, हमें क्या लगा कि जो मदर बर्ड है, आउल की जो मदर बर्ड है वो आएगी और अपनी फैमिली को अपने साथ लेके चले जाएगी। बट नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठा तो मैंने क्या देखा, जैसे ही मैं अपने रूम से बाहर आया मैंने देखा कि जो दोनों यंग आउल्स थे दे वर स्टैंडिंग ऑन द वॉल जस्ट आउटसाइड द डोर। जैसे दरवाज़ा बस खोला तो उसके बाहर जो दीवार थी उसमें दोनों आउल्स जो थे वो बैठे हुए थे। I ran to tell grandfather, and when we came back we found the mother sitting on the bird bath 10 yards away. तो जब ग्रैंडफादर और मैं दौड़ते हुए जब बाहर आए तो हमने क्या देखा कि वो दोनों आउलेट्स तो वहाँ पे कहाँ पे थे, दीवार पे बैठे हुए थे, और वहाँ से 10 yards दूर जो है उनकी जो मदर थी वो भी बैठी हुई थी। She was evidently feeling sorry for her behavior the previous day because she greeted us with a soft woo woo. So ऐसा लग रहा था उस मदर को देख के कि जो एक दिन पहले उसने जैसे सूप किया था और हमको जो है हिट करने की कोशिश की थी, तो उस बिहेवियर के लिए वो शायद सॉरी फील कर रही थी। और इसीलिए अब कैसे पता चला, क्योंकि इस टाइम पे उसने हमें हुट किया, लाइक हु करके जो है एक ऐसी वॉइस निकाली जिससे ये समझ में आया दैट लिसन आई एम फ्रेंडली नाउ, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती। Now there is an unselfish mother for you, said grandfather. It's obvious she would like them to have a good home. अब ग्रैंडफादर ने कहा कि ये देखो ये तुम्हारे सामने एक अनसेल्फिश मदर है। अनसेल्फिश मदर मतलब एक ऐसी मदर जो अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए उसको किसी दूसरे के घर में रखने को तैयार है। इट इज़ ऑब्वियस, ये उसको साफ दिख रहा है कि ये उसको, ये जो हमारा घर है यहाँ पे उनका ज़्यादा अच्छी उनकी परवरिश हो सकती है। एंड दे आर प्रोबेबली गेटिंग अ बिट टू बिग फॉर हर टू मैनेज, और शायद अब ये जो बच्चे हैं ये बड़े हो रहे हैं तो वो उसको मैनेज नहीं कर पा रही है, इसीलिए शी इज़ फाइन कि अगर वो आउलेट्स हमारे घर में रहें। So the two owlets became regular members of our household and strangely enough were among the few pets that grandmother took a liking to. तो ये जो दोनों आउलेट्स थे अब ये हमारे फैमिली मेम्बर्स हो चुके थे। एंड फॉर्चुनेटली जो हमारी ग्रैंडमदर थी वो भी इनको पसंद करने लग गई थी। अब इट इज़ वो स्ट्रेंज क्यों, क्योंकि ग्रैंडमदर काफ़ी सारे पेट्स को नहीं पसंद करती थी, जैसे शी ऑब्जेक्टेड टू ऑल स्नेक्स, मोस्ट मंकीज एंड सम क्रोज। तो उनको स्नेक्स तो बिल्कुल पसंद नहीं थे,
कुछ मंकीज भी पसंद नहीं थे और कुछ क्रोज भी उनको अच्छे नहीं लगते थे, बट शी टुक क्वाइट अ फैंसी ऑफ द आउल्स एंड फ्रीक्वेंटली फेड देम ऑन स्पेगेटी। लेकिन उनको ये जो आउल्स थे ये काफ़ी पसंद आए और वो उनको बहुत ज़्यादा जो थी ना पैम्पर करती थी, उनके लिए स्पेगेटी बनाती थी, उनको स्पेगेटी खिलाया करती थी। दे सीम क्वाइट फॉन्ड ऑफ स्पेगेटी, और ये जो हमारे आउल्स थे इनको स्पेगेटी बड़ी पसंद आ गई। In fact, the owls became so attached to grandmother that they began to show affection towards anyone in petticoat. Now here they want to say कि जो owls थे वो grandmother को इतना ज़्यादा चाहने लग गए, इतने affectionate हो गए उनकी तरफ कि कोई भी अब petticoat पहनता था तो उनको लगता था ये grandmother हैं, तो वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा affection show करते थे, इंक्लूडिंग आंट मेबल। अब आंट मेबल जो थी वो उनको आउल से बहुत डर लगता था, सो मे बी शी वॉज अ हेल्पर और समवन। तो आंट मेबल को आउल से बहुत डर लगता था, शी वॉज टेरिफाइड ऑफ देम। लेकिन शी यूज टू वेयर द साड़ी थिंग या पेटीकोट थिंग, तो क्या होता था वो आउल्स जो थे उनकी तरफ भी अपना अफेक्शन शो करते थे। शी वुड रन श्रीकिंग फ्रॉम द रूम एवरी टाइम वन ऑफ द बर्ड्स सिल्डेड अप टू हर इन अ फ्रेंडली मैनर। तो वो एक रूम से चिल्लाते हुए दूसरे रूम तक भाग जाती थी एवरी टाइम ये जो बर्ड्स जो थे धीरे से क्वाइटली उनके पास चले जाते थे उनके साथ खेलने के लिए ना फ्रेंडली वे, लेकिन वो डर के चीखते हुए वहाँ से चली जाती थी। Forgetful of the fact that grandfather and I had reared them, the owls would sometimes swell their feathers and snap at anyone in trousers. मतलब ये जो आउल्स थे फॉरगेटफुल थे, मतलब भूल गए कि हम ही थे जो लेके आए थे इनको, मैं और मेरे ग्रैंडफादर, हमने इन्हें बड़ा किया है, लेकिन वो एकदम उस चीज़ को भूल जाते थे दैट वी हैव रियर्ड देम। रियर्ड का मतलब है वी हैव ब्रॉड देम अप, मतलब हमने उन्हें बड़ा किया है। द आउल्स वुड समटाइम्स स्वेल देयर फेदर्स, कभी कभी वो अपने फेदर्स को स्वेल करके क्या करते थे, स्नैप एट एनीवन इन ट्राउजर्स, जो भी पैंट्स पहना हुआ था तो उसके ऊपर स्नैप कर देते थे, मतलब उसके ऊपर एक तरह से अटैक कर देते थे। टू अवॉइड डिसप्लीजिंग देम, अब हम नहीं चाहते थे कि हम उन्हें डिसप्लीज करें, ग्रैंडफादर वोर अ पेटीकोट एट फीडिंग टाइम, मतलब अब उन्हें कुछ अगर खिलाना होता था तो अब ग्रैंडफादर क्या करते थे, वो पेटीकोट पहन लेते थे ये दिखाने के लिए कि भैया देखो मैं ग्रैंड मदर हूँ, चुपचाप खाना खा लो। आई कॉम्प्रोमाइजिंग बाई वेयरिंग एन एप्रन, और मैं जो था मैं पेटीकोट तो नहीं पहनता था, लेकिन अब उन लोगों को खिलाने के लिए उनके साथ नॉर्मल रहने के लिए मैं एक एप्रन पहन लेता था जैसे ग्रैंड मदर पहनती थी। In response to grandmother's voice, the owlets would make sounds as gentle and soothing as the purring of a cat. अब जब ग्रैंडमदर उन्हें बुलाती थी तो उनकी आवाज़ के रिस्पॉन्स में ये लोग बहुत स्वीट आवाज़ निकालते थे, ऐसा लगता था जैसे कैट की परिंग आवाज़ जो होती है ना, कैट की आवाज़ कितनी सॉफ्ट होती है वैसी आवाज़ निकालते थे। बट when wild owls were around, लेकिन जब wild owls जो होते हैं, जंगली owls जो होते हैं, जब वो आसपास होते थे, ours would rend the night with blood curdling shrieks, हमारे owls जो थे they would rend the night, मतलब वो पूरी रात को जो थे अपनी shrieking आवाज़ से ऐसा लगता था रात को तहस नहस कर देते थे। ब्लड कर्डलिंग श्रीक्स, ब्लड कर्डलिंग मतलब टेरिफाइंग, वो ऐसी आवाज़ निकालते थे जिससे एकदम आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, बहुत डरावनी। Their nightly occupation was catching beetles, which the kitchen quarters were full of at the time. With their sharp eyes and powerful beaks, they were excellent pest destroyers. अब रात में उनका काम क्या होता था, वहाँ जितने भी बीटल्स होते थे किचन में उनको पकड़ना, उनको खा लेना। अब क्या होता था किचन में रात के टाइम पे बहुत बीटल्स होते थे, सो इनकी आंखें बड़ी शार्प होती हैं प्लस इनकी बीक्स बड़ी शार्प होती हैं, तो क्या होता था ये बहुत अच्छे पेट डिस्ट्रॉयर्स थे। The owls loved to sit and splash in a shallow dish, especially if cold water was poured over them from a jug at the same time. अब आउल्स को सबसे अच्छा क्या लगता था, एक शैलो सी डिश जो होती है, बोल जैसा जो होता है, उसमें ये ठंडा पानी जैसा अगर होता था उसमें जाके स्प्लैश करते थे, फच फच करना, एंड उनको मज़ा आता था अगर उसके ऊपर से कोई उनके ऊपर जग से जो है ठंडा पानी डाल देता। They would get thoroughly wet, jump out on the porch, shake themselves and then return for the second splash. तो क्या करते थे, अपने आप को पूरा गीला कर लेते थे, फुल गीले हो जाते थे, फिर जंप करते थे, बाहर आते थे, अपने आप को जो है पूरा जो है अपने फेदर्स को सबको जो है उसको मतलब एकदम शेक करते थे खुद को ताकि पानी झड़ जाए, उसके बाद वापस उसमें जाके जंप करते थे एक सेकेंड स्प्लैश के लिए, एंड समटाइम्स अ थर्ड, तो दे लव्ड इट।
During the day, they dozed in large cages under the trees in the garden. So, दिन के टाइम पे ट्री के नीचे बड़े बड़े केजेस रखे हुए थे जहाँ जाके ये सो जाते थे. They needed cages for protection against attacks from wild birds. अब इसीलिए उन्हें केज में नहीं रखा जाता था कि वो उड़ जाएंगे. उन्हें केज में इसलिए रखा जाता था क्योंकि दूसरी जो वाइल्ड बर्ड्स हैं वो उन पे अटैक ना करें. At night, they had the freedom of the house, where they exercised their wings as much as they liked. अब रात में पूरा घर उनका होता था, जैसे जहाँ जाना है उनको वहाँ जा सकते थे. Superstitious folk who fear the cry of the owl may be interested to know that mice accepted. There were no unexpected deaths in the house during owl's residence. अब क्या है, ऐसा एक सुपरस्टिशन है कि जो आउल की आवाज़ आती है ना वो किसी के डेथ होने पे आती है या आउल्स की आवाज़ को नेगेटिव माना जाता है. तो वो यहाँ बता रहे हैं कि जो सुपरस्टिशियस ऐसी कथाएं हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि चूहों के अलावा जब तक ये आउल्स हमारे घर में रहे कभी किसी की डेथ नहीं हुई. लुकिंग बैक ऑन दोस आउलिश डेज, मतलब वो आउलिश डेज का मतलब वो डेज जब आउल्स हमारे साथ रहते थे. आई कैरी इन माई माइंड अ पिक्चर ऑफ ग्रैंड मदर विद अ कंटेंटेड लुक इन हर रॉकिंग चेयर. मेरे दिमाग में एक तस्वीर बसी हुई है किस चीज़ की, कि मेरी ग्रैंड मदर जो अपनी रॉकिंग चेयर पे, मतलब जो रिलैक्स करने वाली जो चेयर होती है उसमें शी इज़ सिटिंग, उनके फेस पे एक बहुत ही सेटिस्फाइड लुक है. Once on entering her room while she was having an afternoon nap, तो जब एक बार मैंने उनके रूम में एंटर किया तो देखा कि वो अपने रॉकिंग चेयर पे आफ्टरनून नैप ले रही थी, मतलब वो सो रही थी. I saw that one of the owls had crawled up her pillow till its head was snuggled under her ear. मैंने देखा जो एक आउल था वो उनके पिलो तक चढ़ गया था और जब वो था उनके ईयर के पास में, पिलो और ईयर के पास में, यहाँ पे जाके वो भी स्नगल करके वो भी सो रहा था. बोथ ग्रैंड मदर एंड द लिटिल आउल वर स्नोरिंग. दोनों के दोनों खर्राटे ले रहे थे. इसका मतलब वो कितनी कंफर्टेबली ग्रैंड मदर के पास जाके सो रहा था. एंड द ग्रैंड मदर, शी वॉज सो कंफर्टेबल विद दैट आउल नेक्स्ट टू हर. इट वॉज लाइक अ बेबी स्लीपिंग टुगेदर. So if you can see this picture, here she's the grandmother and here we have the owl sleeping peacefully. Now that was the image. So here we are done with the explanation of the chapter. I hope chapter आपको समझ में आ गया होगा. Now let's start with the summary of this chapter. Owls in the Family is a short story by Ruskin Bond in which he reminisces his childhood memories of petting two owlets with his grandparents. So Owls in the Family एक short story है रस्किन बॉन्ड ने लिखी हुई है जिसमें वो अपनी childhood memories को relive कर रहे हैं, जहाँ पे वो अपने grandparents के साथ दो owlets को उन्होंने पाला था. The story is a happy account which makes us cherish the love and affection our grandparents have for us along with the warmth of having a pet, in this case two owls. ये जो स्टोरी है ये उस लव और उस वार्मथ के बारे में बात करती है. जब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हो तो वो जो लव और वार्मथ आपके साथ शेयर करते हैं, आपको कितना अच्छा लगता है उनके साथ रहना. और इस स्टोरी में तो दो पेट्स भी हैं, जहाँ पे दो पेट्स कौन कौन से हैं, दो आउल्स हैं. The title is derived from the fact that the owlets later became so attached to the family that they were no less than members of the family itself. अब यहाँ चैप्टर का नाम है Owls in the Family. So ये जो टाइटल है ये डिराइव किया गया है इस फैक्ट के थ्रू कि आउल्स जो थे उस फैमिली में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व थे, ऐसा लगता था कि वो उस फैमिली का एक पार्ट हैं. The story starts when the narrator encounters a baby spotted owlet on the ground by his veranda. अब स्टोरी स्टार्ट तब होती है जब नरेटर जो है अपने वरांडा की जो सीढ़ियाँ होती हैं उस पर देखता है एक छोटा सा स्पॉटेड बेबी आउलेट है. He, along with his grandfather, picked it up, fed it and took care of it. तो वो उसको उठाता है अपने ग्रैंडफादर के साथ, उसके बाद वो उसको खाना खिलाता है, उसका ख्याल रखता है. The following day they found another owlet and learned that they must have fallen off a nest through the roof. अगले दिन वो देखते हैं एक और आउल जो है वो गिरा हुआ है. तब वो रियलाइज़ करते हैं कि शायद ऊपर कोई एक छोटा सा नेस्ट होगा जिसमें से ये दोनों गिर गए हैं. They thrived nicely at their home and after 10 days the narrator and his grandfather took them to the garden to release them.
तो उन्होंने काफ़ी उसका ख्याल रखा उन दोनों का, वो दोनों अच्छे से एकदम हेल्दी हो गए, काफ़ी ज़्यादा नरिश किया उनको। 10 दिनों बाद वो उनको छोड़ने के लिए गए, मतलब रिलीज करने के लिए गए। The mother bird came down to take care of them, but the two owlets became regular member of their household. So जो mother bird थी वो आई और उन्होंने देखा, लेकिन मदर बर्ड ने जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनसेल्फिश होके उन लोगों को वहीं रहने दिया, और ये जो दोनों आउटलेट्स थे ये इस फैमिली के एक मेंबर बन गए। Grandmother took a liking to these unusual pets. She used to make spaghetti for them and they loved it. So grandmother उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई, बहुत ज़्यादा चाहती थी वो उनको, उनके लिए स्पेगेटी बनाती थी, और ये जो पेट्स थे वो ग्रैंडमदर को बहुत पसंद करते थे। They loved playing around and people loved their presence. उनको खेलना बहुत पसंद था और लोगों को उनका प्रेजेंस बहुत अच्छा लगता था। The main moral of the story by Ruskin Bond titled Owls in the Family is that the hooting of owls is not a thing of bad omen but a natural call just like any other bird. इस स्टोरी का मेन मोरल क्या है कि हर, जैसे जो लोग कहते हैं कि ये जो आउल की आवाज़ जो होती है वो बैड ओमेन लेके आती है एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक नेचुरल चीज़ है, जैसे बाकी बर्ड्स के क्राई होते हैं वैसे इनका भी एक क्राई है। दे हूट बट इट इज़ नॉट अ बैड ओमेन। इट शुड नॉट बी लुक्ड एट विथ फियर और प्रेजुडिस, बट इंस्टेड इवन आउल शुड बी कंसिडर्ड एज अ लवली बर्ड। तो इसको ऐसे नहीं देखा जाना चाहिए कि हे भगवान आउल्स हैं, नहीं इनसे दूर रहना चाहिए, ये नेगेटिव है या फिर ये बैड ओमेन लेके आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्हें भी एज अ लवली बर्ड कंसिडर करना चाहिए। एंड दैट इज़ इट, दिस वॉज द summary. Thank you so much for watching this video with me. I hope you understood this well. अगर chapter explanation में आपको कोई भी doubt है, you can always ask in the comment section. In our next video, we are going to start with the question answers. So stay tuned, stay connected, and do not forget to like, share and subscribe. आते हैं हम हमारे next video में बहुत ही जल्दी, ठीक है? तो stay tuned. Take care. Bye.